गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है। आज का जो क्लास है वह है बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे एनिमल किंगडम का। तो भाई मेरे पढ़ाने से पहले जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो मेरे प्यारे बंधु, इसी शब्दों के साथ हालात कितना भी खराब क्यों ना हो, हालात के साथ समझौता करके आगे बढ़ने वाला ही मंजिल को प्राप्त करता है। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो आप देखते हैं, कृपया कर आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल अशोक राय एंड राय तथा राय एजुकेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो भाई हमको आज पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो भाई पहले हम लोग जानेंगे ये जीव विज्ञान है क्या चीज़, इसको पहले देख लीजिए आप। ये जीव विज्ञान तो ऐसा विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। अब ये जीव विज्ञान को दो शाखा में बांटा गया है। पहला को कहते हैं हम लोग जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी। इसको क्या कहते हैं भाई? तो जंतु विज्ञान, इसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। तो भाई जिस वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। तो मेरे बंधु, जिस विज्ञान में हम लोग केवल एनिमल का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? जंतु विज्ञान। और जिस विज्ञान के अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि जंतु विज्ञान के पितामह कौन है। तो भाई जंतु विज्ञान का पितामह जो है वो हम लोग ऐसे जंतु विज्ञान का पितामह जो है अरस्तु ही है। अरस्तु को कहते हैं और अरस्तु को बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। तो मेरे दोस्त, ये हिस्टोरिया एनिमिलिया में इन्होंने क्या किया? इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया, और इसीलिए इनको कहा जाता है जंतु विज्ञान का भी ये जनक कहा जाता है और बायोलॉजी का भी जनक इनको कहा जाता है। दूसरी बात हम लोग जानेंगे, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई वनस्पति विज्ञान के जनक हम लोग कहते हैं थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने भी एक किताब लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो भाई ये इन्होंने भी एक किताब लिखा जिसमें 500 प्रकार के पौधों का एक संग्रह किया और उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की, और इसीलिए इनको
वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ऐसे थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, और अरस्तु को बायोलॉजी का भी जनक कहते हैं, जूलॉजी का भी जनक कहते हैं, तथा साइटोलॉजी का जनक, साइटोलॉजी का जनक जो है उसको रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने ही सेल का पहले शुरू आविष्कार किया था, इसीलिए साइटोलॉजी का जनक जो है वो रॉबर्ट कहलाते हैं, रॉबर्ट को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है भाई। तो भाई हम लोग अभी आज क्लासिफिकेशन ऑफ आपका अध्ययन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का। तो भाई ये तो हम लोग समझ गया। अब भाई जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण जो है वो हम लोग क्या है इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी चैप्टर है और इसको थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा भाई, तो आप बने रहिएगा। तो भाई अब हम लोग जानेंगे ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ा, है ना भाई। क्लासिफिकेशन का इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव हैं, अनगिनत जीव हैं, कहा जाता है 84,000 करोड़ जीव हैं, जिसका अध्ययन करना, सिस्टमैटिक अध्ययन करना बहुत ही दुर्लभ था, इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ा। कब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। जीवों का आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था। आधुनिक वर्गीकरण जो है शुरुआत किया था, आधुनिक जीवों का आधुनिक वर्गीकरण, तो जीवों का आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने किया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इसीलिए इसको हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से इनको जानते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी जो है वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी। अब भाई ये टेक्सोनॉमी का 3 स्टेप है। ये टेक्सोनॉमी का क्या है भाई? तो 3 स्टेप है। कितना स्टेप है? तो आपका 3 स्टेप है। पहला क्या है भाई? तो इसको देखिए, पहला है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? पहला है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान। क्या है भाई? पहचान। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन। और आपका तीसरा क्या है? तो तीसरा है नामकरण, नोमेनक्लेचर, जिसको नामकरण कहते हैं। तो भाई ये आपका टेक्सोनॉमी को हम लोग कितने स्टेप में बांटते हैं? तो भाई 3 स्टेप में देखते हैं। पहला है पहचान, जीव जंतु के पहचान, फिजिकल पहचान, मॉर्फोलॉजिकल पहचान जिसको कहते हैं, उसको देखेंगे। बाहरी से वो कैसा रूप रंग कैसा है उसको आधार बनाया जाता है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, इसको किस वर्ग में रखा जाएगा उसके विषय में। और नोमेनक्लेचर का मतलब इसका नामकरण हम लोग करेंगे। तो भाई ये क्लासिफिकेशन का जो आधार दिया था, आधुनिक आधार जो है कैरोलस लिनियस ने ही इनको दिया था। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। इन्होंने कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा, उसका नाम है सिस्टेमा नेचर। ये बुक इन्होंने ही लिखा था। कौन भाई? तो कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर, जिसमें उन्होंने सभी जीवों का वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में क्या किया कि जीवों को 2 भाग में बांटा। जीवों को कितने भाग में बांटा भाई?
तो दो भाग में बांटा। कौन बांटा? तो कैरोलस लिनियस ने बांटा। किस किताब में ने चर्चा किया? तो सिस्टेमा नेचर में किया। इन्होंने क्या किया कि पेड़ पौधे वाले को अलग कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं पादप जगत। क्या कहते हैं भाई? तो पादप जगत। और दूसरा को कर दिया भाई जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत। तो भाई जीवों को क्यों इसने अध्ययन सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए क्या किया भाई? ये जीवों को दो भाग में बांट दिया। एक को कह दिया पादप जगत, दूसरा कह दिया जंतु जगत, जिसको पादप जगत को हम लोग कहते हैं प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं भाई? प्लांट किंगडम। ठीक है, और जंतु जगत को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई इसको कहते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है भाई, एनिमल आपका किंगडम। तो आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे एनिमल किंगडम का अध्ययन करेंगे। दूसरे दिन हम लोग क्या करेंगे कि भाई आपका प्लांट किंगडम का अध्ययन करेंगे। अब भाई एनिमल किंगडम में फिर एनिमल किंगडम को इन्होंने क्या किया? दो श्रेणी में बांट दिया। क्यों बांटा? तो भाई बहुत सारे जीव ऐसे थे जो यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकीय थे, बहुत से ऐसे जीव थे मल्टी सेलुलर थे। तो इन्होंने क्या किया? सेल के आधार पर इन्होंने दो भाग में बांट दिया एनिमल किंगडम को। पहला भाग जो था वो प्रोटोजोआ था। क्या था? तो प्रोटोजोआ। दूसरा था मेटाजोआ। क्या था भाई? मेटाजोआ। ये आपका दो भाग में इन्होंने बांट दिया एनिमल किंगडम को। क्यों? तो अकॉर्डिंग टू सेल के आधार पर, कोशिका के आधार पर इन्होंने दो भाग में बांटा। पहला को कहा प्रोटोजोआ, दूसरा को कहा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ क्या है भाई? तो प्रोटोजोआ वैसे जीव जंतु जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसको हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, जिनका शरीर। अब प्रोटोजोआ फाइलम में जैसे आप ले लीजिए अमीबा, आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये क्या है भाई? ये है आपका एक कोशिकीय जंतु। क्या है? एक कोशिकीय जंतु। मेटाजोआ मतलब होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होगा, उसको हम लोग कहते हैं मेटाजोआ में इन्होंने रखा। मेटाजोआ में जैसे आप इसमें 9 गो फाइलम आता है। इसमें क्या आता है भाई? तो 9 फाइलम आता है, जिसका हम लोग सिस्टमैटिक अध्ययन आगे वाला भाग में देखेंगे, इसके बाद वाला अथी में देखेंगे। ठीक है, तो भाई प्रोटोजोआ, मेटाजोआ में 9 फाइलम को रखा गया है, जिसको 9 फाइलम को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग ये समझ में आ रहा है भाई कि प्रोटोजोआ क्या है, मेटाजोआ क्या है। भाई समझता हूँ कि आज ही होते चल जाएगा, आज आपको करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा। केवल हमारा वीडियो आप सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें 9 गो फाइलम जो है बहुकोशिकीय जो मेटाजोआ है, इसमें 9 फाइलम में आपका जैसे पॉरीफेरा हो गया, ठीक है, पॉरीफेरा हो गया। उसके बाद आपका सिलेंट्रेटा हो गया, एनिलीडा हो गया। ये सभी फाइलम सब मिलाकर मैं कहता हूँ टोटल कितना है? तो 9 फाइलम को रखा गया है। चलिए भाई एकाएक हम लोग क्या करेंगे, अब 9 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब भाई अब देखिए, अब ये सभी फाइलम को क्या करेंगे, एकाएक देखेंगे। जंतु वर्गीकरण में जीवों का संघ फाइलम में बांटा गया। जंतु का जो वर्गीकरण किया गया एनिमल किंगडम का जो वर्गीकरण किया गया, तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने जीवों को संघ में पहले बांटा। क्या बांटा? संघ, जिसको फाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलम। तो इन्होंने क्या किया? पहले संघ में बांटा, जिसको हम लोग कहते हैं संघ। तो संघ में बांटा गया। फाइलम बहुत सारे जीवों का समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना संघ कहलाता है। जो समान गुण वाले जंतु होते हैं, जो एक समान गुण के आधार पर उन्होंने एक स्थान पर ऐसे जंतु को रखा, जिसको हम लोग संघ कहते हैं। ठीक है, संघ क्या है? तो बहुत सारे
जीवों का समान गुणों के आधार पर एक स्थान पर रखना संघ कहलाता है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या, कौन कौन है भाई? तो पहला हमको पढ़ना है प्रोटोजोआ। क्या पढ़ना है? तो प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोआ से क्या हो गया भाई? तो पोरीफेरा। ये क्या हो गया? पोरीफेरा। देखिए ये यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोआ सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पृथ्वी पर शुरुआत हुआ। यही क्या हो गया आगे जाकर के मल्टी सेलुलर मेटाजोआ में कुछ हो गया, तो इसको आगे हो गया पोरीफेरा है। पोरीफेरा के बाद क्या हो गया? सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा के बाद क्या है भाई? प्लैटीहेल्मिन्थस। प्लैटीहेल्मिन्थस, हेल्मिन्थीज, प्लैटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। ये आपका प्लैटीहेल्मिन्थीज हो गया। प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद क्या है? एस्केल्मिन्थीज है। क्या है? एस्केल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, ठीक है। एस्केल्मिन्थीज है। उसके बाद क्या है भाई? तो एनीलिडा है। एनीलिडा है। एनीलिडा है। उसके बाद आपका क्या है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा। इसके बाद क्या है भाई? आर्थ्रोपोडा के बाद मोलास्का है। मोलास्का। उसके बाद आपका क्या है? मोलास्का के बाद है आपका इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है भाई। इकाइनोडर्मेटा के बाद है कॉर्डेटा। तो भाई कॉर्डेटा, तो भाई इतना के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो देखिए पृथ्वी पर सबसे पहले कौन जीव आया भाई? जो प्रोटोजोआ में जो है जीव रखा गया है वही आया। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव प्रोटोजोआ थे। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव कौन थे? तो प्रोटोजोआ थे। यह अत्यंत सूक्ष्म था। यह क्या था? अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जो है ये शब्द कौन वैज्ञानिक दिया था भाई? तो गोल्डफस। ये गोल्डफस वैज्ञानिक जो थे इन्होंने प्रोटोजोआ का नाम दिया। ये प्रोटोजोआ था जो पृथ्वी पर सबसे पहले जीव प्रोटोजोआ के रूप में मिला। ये प्रोटोजोआ जो जीव थे वो एक कोशिकीय थे, यूनिसेलुलर थे, अति सूक्ष्म थे, जो आंख से भी दिखाई नहीं पड़ता था। तो भाई प्रोटोजोआ शब्द का जो नाम दिया गया वो गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब भाई ये प्रोटोजोआ हम लोग अब शुरू करेंगे। प्रोटोजोआ क्या है विशेषता, इसको देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये पृथ्वी पर सबसे पहले प्राणी आया। कौन आया? तो प्रोटोजोआ आया। तो हम लोग फाइलम पढ़ेंगे कौन? पहले फाइलम हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, ठीक है भाई। प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ का विशेषता क्या है? इसमें का हम लोग कैरेक्टर पढ़ेंगे, विशेषताएं, ठीक है। इसका कैरेक्टर क्या क्या है? प्रोटोजोआ फाइलम में कैसे कैसे जीव को रखा गया? तो इस संघ में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इस संघ में, इस फाइलम के या इस संघ के जीव में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन होता है। प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन पाया जाता है। संगठन क्या होता है? पाया जाता है। कहने का मतलब इसके शरीर में जो है ये प्रोटोप्लाज्म जब तक रहेगा नहीं, जब तक जीव जिंदा नहीं रहता है, तो इसके शरीर में क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, अर्थात साइटोप्लाज्म जो इसमें रहता है। इसमें कहने का मतलब न्यूक्लियस भी रहेगा। तो भाई प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? ये स्तर सब इस आपका जीव में पाया जाएगा। दूसरा एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा क्या होता है? एक कोशिकीय होते हैं। क्या होता है भाई? एक कोशिकीय, पहले मैं बता दिया हूँ, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। एक कोशिकीय होता है,
ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर। ठीक है, एक कोशिकीय जिसको कहते हैं। यह जीव कैसा होता है? तो एक कोशिका का बना होता है। तीसरा इसका कैरेक्टर क्या है भाई? तो इनके उत्तक एवं अंग नहीं पाए जाते हैं, इसमें टिश्यू नहीं पाया जाता है। टिश्यू या अंग, चूंकि सेल से क्या बनता है? बहुत सारे सेल को आपस में मिलाएंगे तो टिश्यू बन जाएगा, बहुत सारे टिश्यू को मिलाएंगे तो आपका क्या होगा? अंग बन जाएगा। तो ये चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसलिए इसमें टिश्यू बनने का सवाल ही नहीं उठता है, अंग बनने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। तो भाई इसमें टिश्यू और अंग नहीं पाए जाते हैं, सीधा समझिए, टिश्यू और अंग नहीं पाए जाते हैं। और चौथा आपका क्या है भाई? तो ये जलीय होते हैं। क्या होता है? ये जल में पाया जाता है, एक्वेटिक होते हैं। क्या होता है? एक्वेटिक। तो भाई जो जीव जंतु, जो वैसे जीव जो जल में पाया जाता है उसको हम लोग एक्वेटिक कहते हैं। तो इसका उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए अमीबा। क्या है भाई? अमीबा। ठीक है, अमीबा, अमीबा है आपका। दूसरा आपका क्या है? पैरामीशियम है, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम है। उसके बाद यूग्लिना है। क्या भाई? यूग्लिना। ये यूग्लिना जो है यह पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो देखिए अमीबा जो है यह क्या होता है? इसका आकार, इसका कैसा आकार होता है? तो अनियमित आकार का होता है। ये इस टाइप का आकार, इसका कोई निश्चित नहीं रहता है। और क्या रहता है? इसमें आपका भोजन ग्रहण करने के लिए सीडोपोडिया रहता है, या भोजन को क्या करता है? सीडोपोडिया के सहारे क्या करता है? ये भोजन को घेरता है और घेर करके अंदर लेता है और अपने शरीर को तोड़ करके फिर अंदर कर लेता है। और ये लोकोमोशन का भी काम करता है सीडोपोडिया के द्वारा। ठीक है भाई, और भोजन भी ग्रहण करता है। तो आपने अमीबा के विषय में समझ लिया। पैरामीशियम जो होता है ये इसमें सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो सीलिया पाया जाता है। ये सीलिया के सहारे क्या करता है? लोकोमोशन का भी काम करता है और भोजन को पता लगाने में भी सीलिया का सहयोग होता है। ठीक है, अब उसके बाद आइए तीसरा आपका उदाहरण है इसमें। पहला हो गया अमीबा, दूसरा हो गया पैरामीशियम, तीसरा हो गया यूग्लिना। यूग्लिना क्या है भाई? तो देखिए ये यूग्लिना जो है ये खास करके ग्रीन प्रोटोजोआ है, ये हरा प्रोटोजोआ है और जंतुओं एवं पादप के बीच में कड़ी का काम करता है। ये जंतु और पादप के बीच में क्या करता है? कड़ी का काम करता है। यह फ्लैजिलो, इसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है। ये इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का, और कहने का मतलब इस टाइप का रहता है। तो ये फ्लैजिला के द्वारा क्या करता है? ये गति करता है, आपका लोकोमोशन का काम करता है। कहीं जाना रहेगा तो फ्लैजिला का उपयोग करता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद दूसरा है आपका, चौथा उदाहरण यूग्लिना हो गया। और चौथा उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। चौथा आपका क्या है भाई? तो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम क्या है? यह सबसे छोटी प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? ये प्रोटोजोआ में सबसे छोटा अगर है तो वह है क्या है? सबसे छोटा अगर प्रोटोजोआ है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम परजीवी की एक प्रजाति है। प्लाज्मोडियम क्या है? परजीवी की एक प्रजाति है जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनता है। यही क्या होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण बन जाता है। ये बीमारी खास करके मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से होती है। यह क्या है? यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ में अगर सबसे कुछ छोटा अगर है प्राणी तो वह है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? मच्छर में पाया जाता है और खास करके मादा एनोफिलीज मच्छर जब वो क्या करता है, जब काटता है किसी मनुष्य को तो वो प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है? एक बीमारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं आपका मलेरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मलेरिया। ये मलेरिया बीमारी खास करके प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ का सबसे अगर छोटा जीव अगर है तो वह प्लाज्मोडियम है। ये समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा। पांचवा उदाहरण मैं दे रहा हूँ एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या है? ये भी आपका क्या है? प्रोटोजोआ का ही जीव है, एसिटाबुलेरिया। पांचवा आपका क्या हो गया भाई?
तो एसिटाबुलेरिया, बुलेरिया, ये क्या है? ये भी आपका प्रोटोजोआ का 5वां उदाहरण है। यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। अगर प्रोटोजोआ में अगर कोई जीव है सबसे बड़ा, तो भाई ये एसिटाबुलेरिया है। ये क्या है भाई? तो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा जीव किसका? तो प्रोटोजोआ फाइलम का। और सबसे छोटा आपको मैं बता दिया कि प्लाज्मोडियम है। दूसरा आपका क्या बता दिया कि सबसे बड़ा जीव कौन है? तो एसिटाबुलेरिया है। यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद आपका छठा आपका जो होगा वह होगा ट्रिपैनोसोमा। छठा आपका क्या है भाई? तो ट्रिपैनोसोमा। छठा आपका क्या है? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा जो है यह प्रोटोजोआ का छठा उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसमें स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। इसी ट्रिपैनोसोमा ये जो आपका ये जीव है, इसी के जीव के हमारे शरीर में अगर जाने से क्या होता है? एक बीमारी आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। आपका स्लीपिंग सिकनेस, ये बीमारी जो होता है इसी के कारण आपका ये बीमारी होता है, जो खास करके लोगों को क्या आता है? ये क्या सोने का बीमारी हो जाता है। इसी ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ जो है यह जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है किसी कारण भी, तो यह एक हमारे शरीर में एक बीमारी पैदा करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ये रोग आमतौर पर एक संक्रमित मक्खी, एक सीसी मक्खी इसको बोला जाता है, सीसी मक्खी। ये सीसी मक्खी जो होता है इसी में ये क्या रहता है? संक्रमित हो जाता है। और ये सीसी मक्खी जो है हमारे शरीर को क्या करता है? जब काटता है तो ये क्या करता है? ट्रिपैनोसोमा जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश करा देता है, और जिसमें क्या होता है? एक बीमारी हमारे शरीर में आ जाता है जिसको हम लोग तक कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो भाई ये जो है खास करके ये सीसी मक्खी जो है, सीसी मक्खी क्या है? ये संक्रमित मक्खी है। किसका भाई? ट्रिपैनोसोमा। ये क्या करता है? ट्रिपैनोसोमा क्या करता है? हमारे शरीर में ये जब ये मक्खी बैठता है या सीसी मक्खी आपके शरीर में बैठेगा, काटेगा, तो ये क्या करता है? ट्रिपैनोसोमा हमारे शरीर में छोड़ देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो भाई हम लोग प्रोटोजोआ के विषय में जान गए कि प्रोटोजोआ क्या है, इसमें कौन कौन से जीव हैं। तो भाई हम लोग 6 प्रकार का उदाहरण मैं दिया हूं इसमें। अब हम लोग जानेंगे पोरीफेरा के विषय में। चलिए भाई पोरीफेरा के विषय में जान जाइए, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको वीडियो को सुनना है। वीडियो सुनिएगा बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। चलिए दूसरा है आपका क्या भाई? पोरीफेरा। क्या है भाई? पोरीफेरा। ये पोरीफेरा फाइलम है। क्या भाई? पोरीफेरा फाइलम। तो भाई इसमें कैसे जीव को रखा गया, इसकी विशेषताएं क्या है? तो भाई ये बहुकोशिकीय जीव है। इसमें क्या किया गया? इसमें पहला है ये बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय जीव है। इसमें कैसा जीव है? तो बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब उसका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिका का बना होगा, तभी इसको हम लोग बहुकोशिकीय कह सकते हैं। इस संघ के सभी जीव खारे पानी में रहते हैं। ये कहाँ रहता है भाई? तो खारा पानी जहाँ रहता है, मेराइन वाटर में रहता है, खास करके समुद्र में रहता है। और समुद्र में क्या रहता है? तो चट्टानों तथा ठोस पदार्थों पर ये क्या रहता है? फिक्स रहता है। ये चलता बुलता नहीं है। ये क्या रहता है? समुद्री चट्टान। क्या रहता है? समुद्री आपका चट्टान हो गया, या आपका कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ अगर है, ठोस पदार्थ है, तो वहां पर क्या रहता है? ये आपका वहीं पर क्या रहता है? ये पाया जाता है। और क्या होता है? तो और ये कहीं दूसरी जगह जाता होता नहीं है, केवल ये फिक्स रहता है। ये तो आप समझ गए कि ये बहुकोशिकीय है। दूसरा है ये खारा पानी में रहता है, खास करके समुद्री जल में रहता है। समुद्री जल में जो रहे, समुद्री चट्टान हो गया, ठोस पदार्थ पर क्या रहता है? ये पाया जाता है। ठीक है, और इन जंतुओं के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं। तीसरा क्या है?
ये जो छिद्र पोरिफेरा में वैसे जंतु रखे गए हैं जिनके शरीर में क्या रहता है, ये छिद्र पाया जाता है, बहुत सारा छिद्र रहता है, छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। इसको क्या कहता है, तो ऑस्टिया कहते हैं। ये छिद्र को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों से क्या करता है, वो जल को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है और भोजन इनके शरीर में प्रवेश करता है। तो ये पोरिफेरा फाइलम में जो जीव होते हैं उसका शरीर में आप याद रखिएगा कि भाई पोरिफेरा में वैसे जीव को रखा गया है जो बहुकोष्ठीय है, खारा पानी में रहता है, खास करके समुद्री जल में ये प्राय पाया जाता है। और क्या रहता है, तो ये फिक्स रहता है, कोई ठोस पदार्थ पर क्या रहता है, अवस्थित रहता है, या फिर समुद्री चट्टान हो गया वहां पर मिलेगा आपको, और ये कहीं जाता होता नहीं है, केवल फिक्स रहता है। और क्या है, इसके शरीर में छिद्र रहने के कारण जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टिया, इसी ऑस्टिया के सहारे क्या करता है, वो पानी ग्रहण करता है, ऑक्सीजन लेता है, भोजन ग्रहण करता है। और इसके इनका आकार अनियमित आकार का होता है, ये भी कोई निश्चित नहीं है इसका आकार। ये अमीबा की तरह आकार इसका क्या होगा, आकार इसका क्या होगा, आकार इसका अनियमित होगा, याद रखिएगा, अनियमित। ठीक है, ये आकार कैसा होगा, इसका अनियमित होता है। और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, गति नहीं करता है। लोकोमोशन में पहले कर दिया कि इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। इन्हें एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहा जाता है, इसे स्पंज भी कहा जाता है। ये कैसा रहता है, स्पंज की जो गद्देदार होता है, स्पंज कैसा होता है, गद्देदार होता है। तो ये इसको एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहा जाता है। जैसे आपका उदाहरण में मैं दे देता हूँ, इसका उदाहरण आपका साइकन है। क्या है, साइकन। ये साइकन क्या है भाई, तो ये गद्देदार होता है। साइकन हो गया, हाइलोनेमा हो गया आपका, हाइलोनेमा, ठीक है। उसके बाद यूप्लेक्टेला, ठीक है, यूप्लेक्टेला हो गया। स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला हो गया। और यूस्पॉन्जिया। तो भाई इसका उदाहरण आपको मैंने बता दिया कौन कौन है, तो साइकन है, हाइलोनेमा है, यूप्लेक्टेला है, स्पॉन्जिला है और यूस्पॉन्जिया है। तो इस पोरिफेरा फाइलम में मैं समझता हूँ बिल्कुल आप लोग समझ में आ गया होगा कि पोरिफेरा फाइलम में कैसे जीव को रखा गया है। फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि पोरिफेरा फाइलम में वैसे जीव को रखा गया है जो बहुकोष्ठीय हैं। दूसरा, यह पानी में, खास खारे पानी में पाया जाएगा। कहाँ भाई, तो समुद्री जल वगैरह में पाया जाता है जहाँ खारा पानी है। और ये रहता है फिक्स, कहीं भी रहेगा तो फिक्स रहेगा। ये खास करके समुद्री चट्टान हो गया, कोई ठोस पदार्थ हो गया, तो उसी पर क्या रहता है, ये स्थित रहता है। दूसरा क्या है, इसके शरीर में जान लीजिए बहुत सारा छिद्र रहता है जिसको ऑस्टिया कहते हैं। यही ऑस्टिया के सहारे क्या करता है, ये जल ग्रहण करता है, ऑक्सीजन लेता है, भोजन ग्रहण भी करता है। और इसका शरीर गद्देदार होता है। इसका शरीर कैसा होता है, तो गद्देदार होता है, इसीलिए इसको एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहा जाता है। और क्या है भाई, और इसका शरीर अनियमित आकार का होता है, कोई शरीर इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो आपने समझ लिया कि आज उदाहरण में आपको दे दिया भाई, कौन कौन, साइकन हो गया, हाइलोनेमा हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, यूस्पॉन्जिया हो गया, ये आपका उदाहरण हो गया। चलिए भाई, पोरिफेरा तो आपको मैं समझा दिया और मैं समझता हूँ कि आज भी हो जाएगा। केवल हमारा वीडियो आप सुनिए, बिल्कुल आज होगा, कोई जरूरत नहीं लिखने पढ़ने की। अब चलिए भाई, पोरिफेरा हो गया। आइए दूसरा हम लोग पोरिफेरा जान लिए। अब तीसरा हम लोग जानेंगे। तीसरा क्या जानेंगे, तो सिलेंट्रेटा। क्या जानेंगे, सिलेंट्रेटा। तो सिलेन आपका ट्रेटा, ये भी एक प्रकार का तीसरा फाइलम है। और इसमें खास करके इसकी जो विशेषताएं हैं ये आप जान लीजिए, इसका कैरेक्टर क्या क्या है। तो भाई इसकी विशेषताएं क्या है, इसको जानिए। केवल विशेषताएं आपको समझ में आ जाएगा और केवल आपको क्या करना है, फाइलम को थोड़ा याद रखना है। सिलेंट्रेटा फाइलम, नाम याद नहीं रहेगा तो उसका क्या होगा, कैरेक्टर आपको याद ही नहीं रहेगा। तो नाम केवल याद रखना है, कौन कौन पढ़ना है। तो सिलेंट्रेटा की विशेषताएं क्या है, तो इसका दूसरा नाम नाइडेरिया भी है। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है नाइडेरिया, ठीक है। क्या नाम है,
नाइडेरिया। नाइडेरिया फाइलम भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम है ऐसे जीव जिनके मुंह से बाल निकले होते हैं, अर्थात जाल नुमा संरचना पाई जाती है, सिलेंट्रेटा वर्ग में रखा गया है। तो पहला है इसका कैरेक्टर कि ऐसे जीव जिनके मुंह से बाल निकले होते हैं, अर्थात जाल नुमा संरचना पाई जाती है। यह जाल नुमा क्या होता है? संरचना पाया जाएगा, जाल नुमा, ठीक है। जाल नुमा संरचना पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में रखा गया है। वैसा जीव जिसके मुंह में क्या होता है? बाल रहता है और उसका जाल नुमा संरचना है, जाल की तरह संरचना है, तो वैसे जीव को इसमें रखा गया है, तो नाइडेरिया फाइलम या सिलेंट्रेटा फाइलम में रखा गया है। और क्या है? इसके जंतु प्राय समुद्री जल में, ये भी खारा पानी में रहता है। कहाँ रहता है? तो खारा पानी में, अर्थात समुद्री जल में ही पाया जाता है। समुद्री जल ये कहाँ रहता है? तो समुद्री जल में रहता है। और इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं होता है। इसमें आपका ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम, या फिर आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, या फिर इसको कहिए सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें श्वसन तंत्र नहीं रहता है, उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है ग्रेट बैरियर। ये ग्रेट बैरियर, इसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही होता है। ये कौन भाई? तो सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतु के कारण ही आपका ग्रेट बैरियर का निर्माण हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं। ये क्या करते हैं? आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या करते हैं? ये स्रावित करते हैं, जिसके कारण ग्रेट बैरियर जो ऑस्ट्रेलिया में बना है, इसी के कारण बना है, इसका निर्माण हुआ है। और आपका एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिएगा हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा हो गया। उसके बाद आपका हो गया मूंगा, क्या हो गया? मूंगा। और जेलीफिश, ठीक है। तो भाई ये आपका उदाहरण है जेलीफिश, ठीक है। तो भाई ये आपका सिलेंट्रेटा हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे सिलेंट्रेटा वर्ग में, आप समझ लिए क्या क्या हो गया, कि वो इसका शरीर कैसा होता है? तो जाल नुमा होता है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, इसका शरीर कैसा होता है? तो ये जाल नुमा होता है। इसके मुंह पर क्या रहता है? तो भाई बाल रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? यह खारा पानी में पाया जाता है, ये जैसे समुद्री जल में ही पाया जाता है। ऐसे जीव में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है। और क्या रहता है? ये जीव जो है खास करके कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये स्रावित करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करने के कारण ही ग्रेट बैरियर आप जो ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा, तो इसी के कारण ग्रेट बैरियर बना है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? ये आपका सेक्रेशन करते हैं। तो भाई ये आपका, इसको हम लोग सिलेंट्रेटा में आप वैसे जीव को रखा गया, ठीक है। अब चलिए हम जो जानेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो भाई प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या है, इसकी विशेषताएं हम लोग समझेंगे। चौथा क्या है आपका? प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। ये प्लैटीहेल्मिन्थेस में जो फाइलम है, इसमें किस प्रकार का जीव को रखा गया, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। पहला आप विशेषता देखिए क्या है, इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाले जीव को रखा गया है, जो चपटा होता है। क्या रहता है? चपटा। इसका कैसा शरीर होगा? तो चपटा होगा, इसके चपटा शरीर रहता है। दूसरा, इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होता है। कैसा जीव होता है? तो इसका शरीर कैसा होता है?
तो चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा होता है। दूसरा क्या है? आहार नाल इसमें इसके शरीर में नहीं रहता है। आहार नाल, आहार नाल जो है नहीं रहता है, इसलिए यह सभी जीव दूसरे पर आश्रित रहते हैं। आहार नाल नहीं रहने के कारण यह एक दूसरे पर क्या रहता है? आश्रित रहता है। क्योंकि मतलब परजीवी होते हैं ये, खास करके इसमें आहार नाल नहीं रहने के कारण यह दूसरे जीव पर क्या रहता है? आश्रित रहते हैं। इसीलिए इसको पारासाइटिक भी बोला जाता है। पारासाइटिक, ठीक है। पारासाइटिक मतलब दूसरे के शरीर में रहकर भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना पारासाइटिक कहलाता है। तो ये क्या होता है? इसमें आहार नाल होता नहीं है, इसीलिए क्या करता है? दूसरे के शरीर से ही भोजन ग्रहण करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पारासाइटिक, ठीक है। और तीसरा आपका क्या है भाई? तो तीसरा है ये सभी जीवों का मनुष्य पालतू पशु कहाँ रहता है? तो ये मनुष्य में, पालतू पशु में, पालतू क्या है? पशु जैसे आपका गाय, भैंस, बकरी, ये सब में ये पाया जाता है। जंगली जंतु में इसका आश्रय होता है, इसीलिए ये क्या करता है? ये खास करके जंगली जंतु क्या रहता है? जैसे गाय भैंस वो घास पर रहता है, घास पर ये खास करके जब जाएगा चरने के लिए तो क्या होता है? वो इसके मुंह में चला जाता है, और ये फिर क्या होता है? ये फिर आपका उसके हाथ में चला जाता है। मनुष्य के हाथ में हो गया, फालतू आपका पालतू पशु में आपका गाय भैंस बकरी ये सब में खास करके ये आश्रय लेता है, और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करता है। उसके शरीर में क्या करता है? ये चला जाता है, और उसी के शरीर से ये क्या करता है? खाना का अवशोषण करता है। जैसे आपका टीनिया सोलियम ले लीजिए, उदाहरण इसका है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम ये क्या है? एक प्रकार का परजीवी है, टीनिया सोलियम है। जो उसके बाद आपका ले लीजिए टैप वर्म। ये क्या है? ये फीता का आकार का होता है। कैसा होता है? फीता का आकार का होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है टैप वर्म, ठीक है। ये कहाँ रहता है? तो मनुष्य के आंत में रहता है। कहाँ रहता है? तो मनुष्य के आंत में, मनुष्य के आंत हो गया। उसके बाद यकृत, लीवर में भी रहता है, ठीक है। ये लीवर में भी पाया जाता है। तो उसके बाद आपका ले लीजिए फैसियोला हिपैटिका जिसको बोला जाता है, ये आपका टीनिया सोलियम हो गया है। ये टैप वर्म भी इसको कहते हैं, फीता के आकार का होता है। ये कहाँ पाया जाएगा? तो मनुष्य के आंत में, लीवर में पाया जाता है। उसके बाद आ जाइए फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका ये भी एक क्या है? परजीवी है। और इस परजीवी को प्लेटीहेल्मिन्थेस का ये खास करके आपका जीव है, जो खास करके कहाँ पाया जाएगा? तो गाय बैल जो घास चरता है, जो घास खाता है, उसके शरीर में पाया जाएगा। गाय भेड़ हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, इसके शरीर में ये पाया जाता है। और कहाँ जाता है? तो पित्त प्रणाली, बाइल डक्ट में ये क्या रहता है? बाइल डक्ट में ये पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? तो बाइल डक्ट, आपका पित्त प्रणाली में पाया जाएगा। जैसे आपका उसके बाद आपका तीसरा आप उदाहरण ले लीजिए प्लेनेरिया। ये भी क्या है? परजीवी है। ये भी आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस का में ही रखा गया है। तो पहला आपका हो गया टीनिया सोलियम जिसको हम लोग टैप वर्म कहते हैं, फैसियोला हिपैटिका और प्लेनेरिया। ये सभी क्या है? पारासाइटिक जीव है। ये खास करके इसमें आहार नाल होता नहीं है, और ये अपना भोज्य पदार्थ जिस जीव के अंदर रहते हैं उसी से ये ग्रहण करते हैं, ठीक है भाई। और अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस के विषय में जान गए क्या है विशेषता। ये शरीर इसका कैसा होता है? तो चपटा होता है। आहार नाल इसमें नहीं होगा, तो जो आहार नाल होगा नहीं तो ये दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, जिसके लिए इसको पारासाइटिक बोला जाता है। और ये खास करके मनुष्य में पाया जाएगा। पालतू पशु हो गया, इसी में ये सब का आश्रय होता है। अब हम लोग जानेंगे पांचवा हमारा क्या है भाई? तो पांचवा हम जानेंगे एस्केल्मेंथेस। पांचवा में
हमारा है एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज। तो एस्केलमेंथीज फाइलम क्या है? एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज फाइलम में कैसे जीव को रखा गया है इसके विषय में जानेंगे। ठीक है भाई, तो विशेषताएं पहले इसके विषय में जानिए, क्या कैसे जीव है, इसकी क्या विशेषता है, इसको समझेंगे। इन्हें राउंड वर्म भी कहा जाता है। पहला है, ये कैसा रहता है? ये आपका गोल कृमि जिसको कहते हैं हम लोग, राउंड, इसको कहते हैं राउंड वर्म। क्या कहेंगे भाई? राउंड वर्म। ये क्या है? गोल कृमि है। क्या है? गोल कृमि। ये कृमि कैसा है? तो गोल है, इसीलिए इसको कहते हैं राउंड वर्म। ठीक है, यह जीव आकार में गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो गोल होता है। आकार कैसा होता है? गोल होता है। यह क्या रहता है? साथ ही स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। ये क्या होता है? ये फ्री लिविंग है। क्या है? फ्री लिविंग। ठीक है, ये कैसा होता है? तो फ्री लिविंग है। कैसा है? स्वतंत्र जीवी और परजीवी पैरासाइटिक दोनों है। ये फ्री लिविंग भी है और क्या है? पैरासाइटिक, किसी के शरीर में भी रहता है, और ये स्वतंत्र जीवी भी है। क्या है? अपने स्वतंत्र रहता है। ये पैरासाइटिक भी होता है और फ्री लिविंग भी होता है। इसी प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं। कुछ जीव ऐसा होता है कि दूसरे के शरीर में रहकर उसका भोजन ग्रहण उसी से करता है। इसीलिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। और क्या है? इसका दूसरा नाम निमेटोडा भी है। इस फाइलम का दूसरा नाम निमेटोडा है। निमेटोडा। तो निमेटोडा फाइलम, इसको एस्केलमेंथीज को निमेटोडा भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लीजिए एस्कैरिस। एस्कैरिस पहला है आपका एस्कैरिस। ये एस्कैरिस क्या है? यह मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। मनुष्य के क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाएगा। इंटेस्टाइन, ये मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस कहाँ है? तो मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। और क्या है? एस्कैरियोसिस रोग उत्पन्न करता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है? एस्कैरियोसिस रोग, एसिस एक प्रकार का ये रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। एस्कैरिस जो है यह एक पैरासाइटिक जंतु है। यह खास करके ये राउंड वर्म कृमि भी इसको कहिए। ये क्या करता है? हमारे शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहता है और हमारे शरीर में एक प्रकार का रोग उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एस्कैरियोसिस रोग। ठीक है, उत्पन्न करता है। दूसरा आप उदाहरण ले लीजिए बूचेरिया। क्या है आपका दूसरा आपका उदाहरण? ले लीजिए बूचेरिया। ये भी एक प्रकार का क्या है? पैरासाइटिक। ये भी एक प्रकार का पैरासाइटिक जंतु है, जो खास करके आपका निमेटोडा फाइलम या एस्केलमेंथीज फाइलम का एक जंतु है, जो क्या है? जो मनुष्य में ये जब मनुष्य में ये प्रवेश कर जाता है तो हाथी पाँव, जिसको फाइलेरिया नामक रोग कहते हैं, इसी के कारण उत्पन्न होता है। जिसको हाथी पाँव जो हाथ मोटा हो जाता है, हाथी की तरह उसका पाँव क्या होता है? मोटा हो जाता है। तो ये बीमारी उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। तो बूचेरिया जो है, बूचेरिया यह एक प्रकार का पैरासाइटिक जीव है, और ये किस फाइलम में रखा गया है? तो एस्केलमेंथीज या निमेटोडा कहेंगे। तो भाई ये एक प्रकार का रोग उत्पन्न करता है बूचेरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाथी रोग। क्या कहते हैं? हाथी पाँव रोग। क्या कहते हैं? हाथी पाँव रोग। ठीक है, अब चलिए पांचवा फाइलम आपका हो गया। अब छठा में हम लोग देखेंगे। छठा में एनेलिडा। तो भाई केवल आपको क्या करना है? सुन लेना है। एनेलिडा छठा क्या है भाई? तो आपका एनेलिडा, आपका LIDA, एनेलिडा फाइलम। ये एनेलिडा फाइलम की विशेषता क्या है भाई? तो इस वर्ग में जीवों के शरीर का निर्माण कई खंडों में होता है, सिगमेंटेड रहता है। जैसे आप देखिए लीच वगैरह, देखिए आप लीच हो गया, आपका जोंक हो गया, जोंक आपका, उसके बाद आपका अर्थवर्म हो गया, केंचुआ जिसको कहते हैं,
तो आप देखिएगा उसका शरीर क्या रहता है, सिगमेंटेड रहता है। जैसे मान लीजिए हम जो आपका बना दिए हम, मान लिया जाए देखिए केंचुआ है, क्या है, तो इस प्रकार का सिगमेंटेड रहता है। कैसा रहता है, सिगमेंट में बटा हुआ रहता है। तो इसका शरीर कैसा होता है, इसका शरीर जो होता है सिगमेंटेड होता है। पहला आप जान लीजिए जो ऐसे जीव को रखा गया है जिसका शरीर सिगमेंटेड होता है, तो इस वर्ग में रखा गया है। जैसे आपका केंचुआ हो गया, नेरिस हो गया, नेरिस का मतलब नेरिस, नेरिस है ना, केंचुआ हुआ अर्थवर्म हो गया, नेरिस हो गया। सिगमेंटेड कहने का मतलब जिसका शरीर सिगमेंटेड होगा वह एनिलिडा में रखा गया है, ठीक है, जिसका शरीर खंड में बटा हुआ रहता है। चलिए एनिलिडा हो गया। अब आ जाइए, एनिलिडा के बाद आपका है आर्थ्रोपोडा। सातवां क्या है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। तो भाई आर्थ्रोपोडा जो है यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह आप इस बात को जान लीजिए, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा अगर संघ है तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। प्राणी जगत का संघ में सबसे बड़ा अगर संघ है तो आर्थ्रोपोडा है। इसमें बहुत जंतु इसमें रखे गए हैं, इसीलिए इसमें अनगिनत जंतु हैं, तो इसीलिए इसको आर्थ्रोपोडा को सबसे बड़ा प्राणी जगत का फाइलम कहा गया है। सबसे बड़ा फाइलम है ये, सबसे क्या है, बड़ा, सबसे बड़ा फाइलम है। कहने का मतलब इस फाइलम में पूरे जगत में जितना जीव है उसका 2/3 भाग इसी फाइलम में रखा गया है। सोच लीजिए कितना बड़ा, 2/3 भाग इसी फाइलम के जीव हैं, ठीक है। और दूसरा आप तो ये समझ में आ गया कि इस फाइलम में आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा में पूरे प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। और क्या है, पूरे प्राणी जगत में जितने भी जंतु हैं उसका 2/3 भाग केवल आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाया जाता है। तीसरा आप जानिए, तीसरा आपका क्या है भाई, इसके जंतु जल, थल और हवा तीनों में रहते हैं। जल में भी रहेगा, थल पर भी रहेगा और हवा में भी रहेगा। तो देख लीजिए ये तीनों जगह इसके जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, तीनों जगह पाए जाते हैं। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग, इंसेक्ट भी शामिल है। इसी में आपका इंसेक्ट भी शामिल है, कीट वर्ग भी शामिल है। तो सोच लीजिए कीट वर्ग भी आपका शामिल है, ठीक है। कीट में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है। देखिए आपका कीट में क्या होता है, श्वसन जो होता है वो खास करके ट्रैकिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो ट्रैकिया द्वारा कीट वर्ग का श्वसन होता है। जैसे उदाहरण में ले लीजिए बिच्छू, ठीक है, ये क्या है, बिच्छू। और क्या है भाई, मकड़ियाँ, आपका मकड़ियाँ, ठीक है, मकड़ियाँ। झींगा ले लीजिए, झींगा। और क्या ले लीजिए, केकड़ा ले लीजिए, केकड़ा। मधुमक्खी ले लीजिए, मधुमक्खी। कॉकरोच ले लीजिए, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच हो गया। कीटों में 3 जोड़ी टांग होती है। और याद रखिएगा ये आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है आर्थ्रो मतलब होता है, आर्थो का मतलब होता है, पोडा में होता है पैर। तो पैर का इसमें जुड़ा रहता है, जिसमें क्या होता है, 3 जोड़ा पैर। कितना हो जाएगा, 3 जोड़ा पैर इसमें पाया जाता है। कितना, 3 जोड़ा। याद रखिएगा 6 गो पैर इसके इस फाइलम के जंतु में कितना पैर रहता है, तो 6 जोड़ा रहता, 3 जोड़ा रहता है, ठीक है। कुल मिलाकर के 6 पैर होते हैं। मकड़ी, खास करके मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है। मकड़ी जो है वो कीट वर्ग में नहीं आता है। मकड़ी क्या होता है, कीट वर्ग में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसको जो है 8 पैर होता है। कितना होता है, 8 पैर। लेकिन यहाँ आर्थ्रोपोडा में वैसे जीव को रखा गया है जिसको 6 पैर हैं, मतलब 3 जोड़ा पैर अगर है तो आर्थ्रोपोडा का प्राणी होगा। और मकड़ी आर्थ्रोपोडा में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो इसमें 8 पैर है। कितना है, तो 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसको कीट वर्ग में आपका नहीं रखा गया है। और ये जो है इसको 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु ही रखे गए हैं।
जो आर्थ्रोपोडा में, हालांकि आर्थ्रोपोडा में है लेकिन उसमें खास शरीर क्या है, 3 पैर वाले को इसमें रखा गया है। तो चलिए एक्सेप्शन में ये मान लीजिए, चलिए अपवाद में है तो मकड़ी को क्या है 8 पैर होता है, और ये आर्थ्रोपोडा का प्राणी आपका आर्थ्रोपोडा में 6 पैर वाले को ही रखा गया है। 7वां जान लीजिए, 7वां है मोलास्का। क्या है भाई, 7वां आपका मोलास्का फाइलम है। तो मोलास्का का विशेषताएं समझ लीजिए क्या है, मोलास्का विशेषताएं। चलिए भाई इसको शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं, फिर भी लंबा हो रहा है। तो भाई मोलास्का क्या है, ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत अधिक मुलायम होता है। मोलास्का में वैसे जीव को रखा गया है जिसका शरीर बहुत ही मुलायम है, ठीक है, बहुत ही कोमल है। तो ऐसे शरीर वाले जंतु को मोलास्का में रखा गया, ठीक है। दूसरा, इनके शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर से एक कठोर आवरण रहता है। जैसे देखिए आप घोंगा को ले लीजिए, ये क्या है आपका घोंगा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसमें मान लिया जाए अंदर में क्या है इसका आपका, ये आपका जीव है, क्या है ये जीव है, ठीक है, ये आपका जीव है। और ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण है। तो ये जो है ये कोमल जीव है, क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका सपोज दैट घोंगा है, क्या है घोंगा, ठीक है, घोंगा है। तो घोंगा क्या है, मोलास्का का एक प्राणी है। तो ये क्या है, बहुत इसका कोमल शरीर वाले को इसमें खास करके रखा गया है। और इसका ऊपर में एक सुरक्षा के लिए कवच होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला आपने सबसे बड़ा संघ कौन देखा, तो आर्थ्रोपोडा देखा, और दूसरा अगर है तो ये दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है, तो भाई मोलास्का। इसको याद रखिएगा। पहला आप जान लीजिए आर्थ्रोपोडा का फाइलम जो है सबसे बड़ा आपका संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलास्का है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लीजिए ऑक्टोपस, इसमें उदाहरण कौन कौन आ जाएगा, तो ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस। उसके बाद है सीपिया, ठीक है, सीपिया। उसके बाद आपका घोंगा। ये देखिएगा, ये इसका जो शरीर क्या है, इसके शरीर के ऊपर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण है, जिसके कारण इसका शरीर क्या रहता है, उसमें सुरक्षित रहता है, ठीक है भाई। तो मोलास्का के विषय में आपने समझ लिया, मोलास्का के विषय में क्या है समझ लिया कि मोलास्का में वैसे जीव को रखा गया है जिसका शरीर बहुत ही मुलायम है, और उसका शरीर को क्या है ऊपर से कवच में ढका रहता है। वो कवच का चीज का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण में लिख लीजिए ऑक्टोपस, सीपिया, घोंगा हो गया, ये सभी उदाहरण है। और क्या है, ये मोलास्का जो है दूसरा सबसे बड़ा संघ माना गया है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ज़्यादा जंतु को रखा गया है। चलिए अब मोलास्का के विषय में तो हम लोग समझ गए। अब 8वां हम लोग देखेंगे, 8वां इकाइनोडर्माटा। 8वां क्या है भाई, तो इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में कैसे जीव हैं, तो भाई इकाइनोडर्मेटा में इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो है वो खारा पानी में रहता है, क्या रहता है, तो खारा पानी, अर्थात खाली ये समुद्री है, ये समुद्री जीव है, क्या है, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इसमें इकाइनोडर्माटा में वैसे जीव को रखा गया है जिसके शरीर पर क्या होगा, कांटा पाया जाता है, ठीक है, कांटा पाए जाते हैं। जैसे तारा मछली ले लीजिए, क्या लीजिए, तारा मछली, ठीक है, स्टार फिश जिसको कहते हैं, तारा आपका मछली, स्टार फिश। तो स्टार फिश क्या है, इसके शरीर पर क्या रहता है, कांटा रहता है। बीटल स्टार, उसके बाद क्या है भाई, तो बीटल स्टार, बीटल आपका स्टार, ठीक है, ये बीटल स्टार हो गया। उसके बाद सी अर्चिन, क्या है, सी अर्चिन, ये भी क्या है, ये भी आपका। उसके बाद आपका सी कुकुम्बर, आपका क्या है, सी कुकुम्बर, जिसको कहते हैं समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर, ठीक है, कुकुम्बर, ये क्या है, समुद्री खीरा है। आपका स्टार फिश हो गया, आपका बीटल स्टार हो गया, सी अर्चिन हो गया, और क्या है, समुद्री खीरा हो गया। ये क्या है, समुद्री आपका खीरा है, समुद्री खीरा।
ये सभी के शरीर पर क्या है, कांटा होता है। क्या होता है, कांटा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो खारे जल में पाया जाएगा। खारे जल में, खास करके समुद्री जल में पाया जाएगा। ठीक है। अब आइए कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा फाइलम क्या है, उसको समझेंगे। तो भाई कॉर्डेटा आपका, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा फाइलम में कैसे जीव को रखा गया है, तो ऐसे जीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। देखो ये प्रकार, इस प्रकार का जो रीढ़ का हड्डी है, तो वैसे शरीर वाले जंतु को कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कॉर्डेटा संघ में आते हैं। कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भाई खास करके रीढ़ की हड्डी जो पाया जाएगा वो कॉर्डेटा में रखा गया है। लेकिन कॉर्डेटा में बहुत सारे ऐसे जीव थे जिनको कुछ क्या था, उसका कैरेक्टर नहीं मिल रहा था। तो उसको क्या किया भाई, इसको क्या कर दिया, कॉर्डेटा को कुछ अलग वर्ग में बांट दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं, पहला को कहते हैं मत्स्य वर्ग। क्या है, तो मत्स्य, पहला आपका हो गया मत्स्य वर्ग, यह मत्स्य वर्ग हो गया। दूसरा आपका हो गया सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग, जिसको रेप्टाइल्स कहा जाता है। इसको हम लोग पीसेस कहते हैं, PICES, पीसेस क्लास, इसको कहते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा में ले लीजिए उभयचर, उभयचर वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस। और तीसरा आप ले लीजिए रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है। और पांचवा, 1 2 3, चौथा आपका हो गया एव्स, एव्स पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं एव्स, AVES, एव्स। और पांचवा आपका हो गया स्तनधारी वर्ग। पांचवा क्या हो गया, स्तनधारी, स्तनधारी वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं मेमेलिया। क्या कहते हैं, मेमेलिया। ठीक है। तो भाई कॉर्डेटा में खास करके वैसे जंतु को रखा गया जिसको शरीर में क्या रहता है, ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको रखा गया। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर, रीढ़ की हड्डी तो थे लेकिन कैरेक्टर कुछ अलग अलग रहने के कारण इसको क्या किया भाई, तो इसको 5 वर्ग में बांट दिया गया, 5 वर्ग में बांटा गया। पहला को कहा गया मत्स्य वर्ग, दूसरे को कहा गया आपका उभयचर वर्ग, जिसको एम्फीबियंस कहते हैं, और तीसरा को कहा गया सरीसृप वर्ग, जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं, और चौथा को कहा गया पक्षी वर्ग, जिसको एव्स कहते हैं, और लास्ट पांचवा जो है वह स्तनधारी वर्ग कहलाया, जिसको हम लोग मेमेलिया कहते हैं। अब भाई अलग अलग हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि कॉर्डेटा फाइलम में ये 5 वर्ग जो होता है वो कैसे कैसे इसमें रखा गया। ठीक है। तो पहला हम लोग जानेंगे मत्स्य वर्ग। क्या है, मत्स्य वर्ग। तो मत्स्य वर्ग जो है पीसीज क्लास में वैसे जीव को रखा गया जिसके हृदय में 2 चैम्बर था। इसके वैसे जीव थे, इसके हृदय में क्या था, 2 चैम्बर था, 2 चैम्बर। ठीक है। तो ये 2 चैम्बर वाले थे। दूसरा क्या है, इसके हृदय में 2 चैम्बर थे। और तीसरा है, ये जीव श्वसन गिल्स के द्वारा ये श्वसन का काम करते थे। वो गलफड़ा के द्वारा क्या करते थे, ये श्वसन का काम करते थे। जैसे इसका, और ये प्राय खास कर ये जो वैसे जीव रखे गए थे जिसका हृदय को जब देखा गया तो उसमें केवल 2 ही चैम्बर थे। और ये खास करके श्वसन का जो काम करते थे वह क्या करते थे, वह गलफड़े, श्वसन गलफड़ गिल्स के द्वारा ये क्या करते थे, श्वसन का कार्य करते थे। जैसे आप लिख लीजिए शार्क मछली। क्या भाई, शार्क मछली। ठीक है, शार्क मछली हो गया। इसे डॉग फिश भी कहा जाता है।
इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है। शार्क मछली में जान लीजिए इसमें क्या होता है, हड्डियां नहीं पाई जाती है। दूसरा आप ले लीजिए आपका घोड़ा मछली, सी हॉर्स जिसको कहते हैं, आपका सी हॉर्स, ठीक है। ये आपका सी हॉर्स जो है इसे हिप्पो, सी हॉर्स को हम लोग कहते हैं हिप्पोकैम्पस भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, आपका हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। अब देखिए वहां कहिएगा कि मत्स्य वर्ग, तो आपने कहा था कि कॉर्डेटा फाइलम का ये उदाहरण है, लेकिन होता क्या है उसमें जब किसी में आपका रीढ़ की हड्डी नहीं पाया गया तो ऐसे हालत में क्या किया गया, उसको वर्ग में बांट दिया गया। क्योंकि सबका कैरेक्टर एक तरह का था नहीं, तो कैरेक्टर कुछ भिन्न रहने के कारण क्या किया, कॉर्डेटा फाइलम को 5 वर्ग में बांट दिया गया। तो उसका मेन कैरेक्टर जो बनाया गया कि रीढ़ की हड्डी वाला जो जानवर रहेगा, उसको जंतु रहेगा, उसको हम लोग कॉर्डेटा फाइलम में रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जंतु निकले जिसमें क्या था, रीढ़ की हड्डी नहीं था, हड्डियां नहीं था। तो भाई जैसे शार्क मछली क्या था, उसमें हड्डियां नहीं है। और इसका चैम्बर जब देखा गया तो 2 चैम्बर वाला, इसमें खास जितने थे उसमें क्या था, हृदय 2 चैम्बर का था। और ये श्वसन का जो काम कर रहे थे वो गिल्स के सहारे काम कर रहे थे। जैसे आप ले लीजिए आपका शार्क मछली हो गया, सी हॉर्स हो गया, उसके बाद आपका सी हॉर्स के बाद आप ले लीजिए आप गैम्बूसिया, क्या लीजिएगा, गैम्बूसिया, ठीक है, गैम्बूसिया। तो गैम्बूसिया क्या है, इसे मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। इसको हम लोग मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इसको मॉस्किटो, गैम्बूसिया को हम लोग मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। ये मच्छर के लार्वा को खाता है। ये गैम्बूसिया एक प्रकार का मछली है, या मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, क्योंकि ये मच्छर का लार्वा को क्या करता है, ये खाता है। और इसीलिए क्या करता है कि इसको खास करके तालाब हो गया या कुआं में इसको छोड़ दिया जाता है। कहा है भाई, तो मॉस्किटो का जो लार्वा कहाँ पनपता है, तो भाई पानी पर पनपता है। मच्छर का लार्वा कहाँ पाया जाता है, पानी पर पाया जाता है। तो ये क्या करता है, मच्छर के लार्वा को ही खा जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, पानी क्या होता है आपका शुद्ध हो जाता है और मच्छर भी पनपने नहीं देता है। मच्छर क्या आता है, क्योंकि लार्वा नहीं रहेगा तब ना मच्छर होगा, और लार्वे को क्या करता है, ये खा जाता है। छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रण भी किया जा सकता है। ये मछली क्या करता है, ये मछली को छोड़ दिया जाता है। कहाँ छोड़ दिया जाता है, जहाँ पानी का जल जमाव होता है। पानी का जल जमाव पर क्या होता है, मच्छर ज़्यादा होता है, तो मच्छर का लार्वा वहीं पनपता है। तो वो ये आपका ये आपका क्या है, आपका मॉस्किटो फिश, जिसको हम लोग कहते हैं गैम्बूसिया, ये फिश है। इस फिश को उसमें छोड़ दिया जाता है और वहाँ ये क्या करता है, लार्वा को खा जाता है। अब आइए दूसरा है स्टोन फिश। इसे जहरीली फिश भी कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण मछली, पाषाण मछली। ये मछली जो है बहुत जहरीली होती है। ये होता है जिसको स्टोन फिश भी कहा जाता है, स्टोन फिश, ठीक है। ये स्टोन फिश जो है ये बहुत जहरीली होती है, यह उड़ भी सकती है। ये मछली क्या होता है, उड़ता भी है, जैसे ये उड़ता भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका इसी में रखा गया आपका कतला और रेहू को भी। तो आपका कतला और क्या है, रेहू, ठीक है, इसी फाइलम में रखा गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका डॉल्फिन और व्हेल मछली इस फाइलम में नहीं रखा गया है। क्यों भाई, इस वर्ग में नहीं आती है। क्यों, क्योंकि ये मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसका कुछ कैरेक्टर ऐसा था जो मेमेलिया वर्ग से ज़्यादा मिलता था, ये इसीलिए आपका डॉल्फिन और आपका व्हेल मछली को क्या है, इस वर्ग में नहीं रखा गया। याद रखिएगा इसको। अब आइए दूसरा जो क्लास है हमारा एम्फीबिया है। दूसरा क्लास क्या है, उभयचर, जिसको एम्फीबिया कहते हैं। आपका दूसरा क्लास क्या है, उभयचर, ठीक है, उभयचर, जिसको एम्फीबिया कहते हैं। अब एम्फीबिया से मतलब ही होता है जो दोनों जगह पाया जाता है, जल में भी पाया जाएगा और स्थल में भी पाया जाएगा। इस प्रकार इस वर्ग के जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, जो जल तथा स्थल दोनों में पाया जाएगा। मतलब एक्वेटिक भी होगा और टेरेस्ट्रियल भी होगा, अर्थात जल के साथ साथ स्थल पर भी पाया जाता है। दूसरा क्या है, यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर
जीवित रहने में सक्षम है। कुछ ऐसे जीव हैं जो जल में से निकल करके स्थल पर भी आकर के क्या करता है, वो रेस्ट करता है या चलता बुलता है। जैसे आप ले लीजिए कछुआ। कछुआ क्या होता है, जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। और तीसरा आपका क्या है, ये तीसरा आपका विशेषता इसका जब हार्ट को देखा गया तो ये 3 चैम्बर का था। हार्ट कितना था, तो 3 चैम्बर का था, 3 चैम्बर, ठीक है, 3 आपका चैम्बर, 3 चैम्बर का इसका हार्ट होता है। वहां आपने देखा 2 चैम्बर का, यहाँ देख रहे हैं 3 चैम्बर का। तो एक भयचर प्राणी में क्या है, इसमें 3 चैम्बर था। कितना था, 3 चैम्बर। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स, लंग्स, या श्वसन के लिए गिल्स, आपका लंग्स और स्किन, ये तीनों से क्या करता है, ये श्वसन लेता है। क्या करता है, तीनों से आपका श्वसन लेगा। गिल्स हो गया, लंग्स हो गया और स्किन हो गया। जब ये पानी में रहेगा तो गिल्स से श्वसन लेगा, और जब जमीन पर आएगा तो लंग्स से श्वसन लेगा, और जमीन के अंदर जब रहेगा तो स्किन के सहारे श्वसन लेता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए मेढक, मेढक ले लीजिए, उसके बाद सैलामेंडर, ठीक है। ये आपका जीव जो है, ये मेढक जब पानी में रहेगा तो गिल्स के सहारे ये क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है। यही जब आपका जमीन पर आ जाएगा तो लंग्स के सहारे श्वसन लेता है, और जब यही जमीन के अंदर रहेगा, मिट्टी में रहेगा, तो क्या करता है, स्किन के सहारे आपका श्वसन का काम करता है। तो भाई इस आप समझ गए होंगे कि भाई एम्फीबिया वर्ग में कौन से जीव रखा गया है। तो दोनों जो आपका एक्वेटिक होता है और टेरेस्ट्रियल, दोनों जंतु को इसमें रखा गया है, ठीक है। और आपको मैं बता दिया कि श्वसन कैसे कैसे लेता है, गिल्स से भी लेगा आपका, उसके बाद आपका लंग्स से भी लेगा और स्किन से भी लेगा, ठीक है। चलिए अब आइए रेप्टाइल्स के विषय में जान लेंगे। तो रेप्टाइल्स क्या है, ये ऐसा क्लास है जिसमें खास करके वैसे प्राणी रखे गए हैं जो रेंग करके चलता है। क्या करता है, रेंग करके चलता है, ऐसे प्राणी को रखा गया है। इनमें श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है, इसका श्वसन जो होता है लंग्स के सहारे होता है, फेफड़ा के सहारे को होता है। इसके वर्ग के प्राणियों में मुख्यतः सांप आते हैं। सांप वगैरह जो है इसमें खास करके रेंग करके जो चलता है, जितने भी प्रकार का आप सांप देख लीजिए जो रेंग करके चलता है, गिरगिट वगैरह भी इसमें ले सकते हैं आप। तो क्या है, जो रेंग करके चलता है तो इसमें रखा गया है। जैसे आपका छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है। किंग कोबरा का नाम सुना होगा, जो या ऐसा एक मात्र ऐसा जीव है जो अपने अंडा को सुरक्षा करने के लिए क्या करता है, ये घोंसला बनाता है ना। हाइड्रोफिश को समुद्री सांप भी कहा जाता है। हाइड्रोफिश क्या है, एक आपका हाइड्रोफिश जो है इसको समुद्री सांप कहते हैं। इसको समुद्र में ये पाया जाता है, ये समुद्री सांप कहते हैं इसको। छिपकली है, छिपकली में डेको एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। डेको एक छिपकली है, इसको समझ लीजिए। डेको एक छिपकली है जो उड़ता है। क्या करता है, उड़ता है, उड़ने वाला होता है। क्या होता है, उड़ता है, ठीक है। डेको छिपकली उड़ने वाला छिपकली होता है। तथा हीलोडर्मा दुनिया का एकमात्र जहरीला छिपकली है। हीलोडर्मा, ये भी आप समझ लीजिए। हीलोडर्मा जो है ये क्या है, ऐसा छिपकली है जो दुनिया का एकमात्र जहरीली छिपकली है। इसको खास करके ये ऐसा है कि ये बहुत जहरीली होते हैं। इसको काट लेने से क्या होता है, आदमी मर जाता है। तो सबसे बड़ा आपका ये आपका जहरीली छिपकली है हीलोडर्मा। तो भाई इसके आप रेप्टाइल्स के विषय में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए पक्षी वर्ग, ठीक है, पक्षी वर्ग, ठीक है। तो पक्षी वर्ग एव्स जिसको कहते हैं, तो एव्स में क्या है, इसका विकास रेप्टाइल्स से हुआ है। इसका विकास किससे हुआ है, तो रेप्टाइल्स से ही हुआ है। याद रखिएगा, इसका विकास कहाँ से हुआ है, तो रेप्टाइल्स से हुआ। आगे वाला भुजा 4 लिम्स जो होता है विंग्स में बदल जाता है। आगे का जो 2 पैर है वही क्या हो गया, उसको विंग्स में बदल गया है।
क्या बदल गया है, विक्स में आपका पंख में बदल गया है, ठीक है, 4 लिम्स जो होता है। तीसरा, इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। आप याद रखिए, इसमें वहां यहाँ क्या हो गया, इसका हृदय में जो होता है, हृदय जो होता है ये 4 चैम्बर का होता है, ठीक है, 4 चैम्बर। जिस प्रकार की मेमेलिया वर्ग में 4 चैम्बर होते हैं, उसी प्रकार आपका यहाँ भी 4 चैम्बर होता है, ठीक है, हृदय में 4 चैम्बर। इसके शरीर का आकार एरोडायनेमिक होता है, एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक मतलब हवाई जहाज का जो जैसा रहता है ना, हवाई जहाज का आपका एरोडायनेमिक, उसका आकार कैसा है, आपका एरोडायनेमिक है। तो इसका भी आकार जो होता है एरोडायनेमिक होने के कारण उड़ने में इसको आसानी होता है। क्या होता है, उसी के कारण उसको उड़ने में क्या होता है, आसानी होता है, जिसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। आप इसके बाद इसका इसमें पंख पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये न्यूमैटिक बोन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, न्यूमैटिक बोन। देखिए इसमें क्या होता है, पंख पाया जाता है, न्यूमेटिक बोन पाए जाते हैं, जो खोखला होता है। इसका बोन क्या होता है, खोखला होता है, जिसके कारण क्या होता है, हल्का होता है। हल्का होने के कारण क्या होता है, इसको उड़ने में क्या होता है, सहायता मिलता है। और एक बात समझ लीजिए, तो भाई आप समझ गए पक्षी वर्ग में कैसे जीव को रखा गया। तो ये रेप्टाइल्स वर्ग से ही क्या होता है, विकसित हुआ है। तो रेप्टाइल्स वर्ग का क्या होता है, अगला पैर जो होता है ना, ये विंग में बदल गया है, विंग में बदल जाने के कारण हुआ। और क्या होता है, इसका शरीर एरोडायनेमिक होता है, हवाई जहाज की तरह होता है, इसको उड़ने में बहुत आसानी होता है। और क्या होता है, इसका बोन जो होता है ना, बोन आपका ये होता है न्यूमैटिक बोन होता है। इसका पंख जो होता है ये क्या होता है, ये खोखला रहता है। इसका आपका हड्डी जो होता है बिल्कुल खोखला रहता है, जिसके कारण हल्का भी होता है और इसको उड़ने में काफ़ी सहायता रहता है। ये खास करके क्या करता है, ये आपका स्थल पर भी पाया जाएगा, पेड़ पौधे पर पाया जाएगा। तो ये खास करके दोनों जगह पाया जाता है, कहीं कहीं पानी में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये उड़ने का भी काम होता है। और क्या है, जैसे हमिंग बर्ड याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। ये इसे गुंजन पक्षी भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। और यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। इसको बराबर पूछता है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हमिंग बर्ड। यह उल्टी उड़ान भी भरता है, यह सीधा उड़ने के अलावे यह उल्टा उड़ान भी भरता है। अब शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग। यह 150 kg का होता है, सोच लीजिए, 150 kg कितना होता है, 1.5 कुंटल का होता है, उतना आदमी भी नहीं होता है, तो इतना बड़ा ये पक्षी होता है, 1.5 कुंटल, ठीक है। और दूसरा है आपका कीवी जो है, यह उड़ने वाला नहीं पक्षी है, ये उड़ नहीं सकता, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड। तो कीवी जो है, कीवी भी एक प्रकार का पक्षी है जो नहीं उड़ता है, उड़ने वाला नहीं है ये कीवी यह उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन भी उड़ नहीं सकता है, पेंगुइन भी क्या होता है, पेंगुइन भी क्या होता है, उड़ने वाला नहीं पक्षी है, ठीक है, उड़ नहीं सकता है। और अब बिल तेज उड़ने वाला, अगर पक्षी पूछ दे कि कौन है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है, तो है अबबिल जो है वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है। तो हम लोग करीब देख लिया भाई पक्षी वर्ग में कैसे कैसे आपका कौन आप इसमें रखा गया, जंतु को रखा गया और इसकी क्या विशेषता है। चलिए अब हम लोग लास्ट हम देखेंगे मेमेलिया, ठीक है, मेमेलिया, ठीक है। तो भाई मेमेलिया तो मेमेलिया वर्ग जो है स्तनधारी वर्ग, इसको पता चलता है स्तनधारी का मतलब होता है स्तनधारी, जिसको जो अपने बच्चे को क्या करता है, दूध पिलाता है, स्तन जिसमें पाया जाएगा। तो
स्तनधारी का मतलब होता है वैसे जंतु जिसको स्तन पाया जाता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो वैसे जीव को इसमें रखा गया। इसमें प्राणी खास करके ये जल, स्थल और वृक्षों, ये तीनों जगह पाया जाएगा। जल में भी पाया जाता है, स्थल में भी पाया जाएगा और आपका वृक्ष पर भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जगहों पर ये पाया जाता है। इसका हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। कितना होता है? 4 चैम्बर का इसका हृदय होता है तथा गर्म खून वाला होता है। इसका क्या होता है? ये वार्म ब्लडेड होता है। क्या होता है? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड इसका गर्म खून वाला होता है। ठीक है, और इसके शरीर पर स्वीट ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वीट ग्लैंड, जिससे क्या होता है? पसीना निकलता है। ग्लैंड, इसके शरीर पर क्या होता है? स्वीट ग्लैंड रहता है। और क्या है? इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देते हैं। याद रखिए, इस वर्ग के प्राणी तो करता है डायरेक्ट बच्चा को जन्म देता है। ठीक है, और साथ साथ इसमें क्या रहता है? स्तन पाया जाता है। इसका कान जो होता है वो बाहर से निकला हुआ रहता है। बाहर से क्या रहता है? निकला हुआ रहता है। कान इसका जो है बाहर से आपका निकला होता है। चूंकि ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, इसीलिए इसको वीवी पेरस भी कहा जाता है। वीवी पेरस, याद रखिएगा, क्या रहता है? वीवी पेरस है। वो होता है ओवी पेरस। ओवी पेरस का मतलब होता है अंडा देने वाला। तो भाई इसको आपको याद रखिएगा। और क्योंकि ये बच्चा उत्पन्न करता है, इसलिए ये क्या करता है? दूध पिलाता है। ठीक है, बच्चे को क्या करता है? दूध पिलाता है। इसका कान क्या रहता है? बाहर से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे उभयचर प्राणी हो और सरीसृप वर्ग में कुछ ऐसे मत्स्य वर्ग भी आते हैं, उभयचर वर्ग भी आते हैं और सरीसृप वर्ग भी आते हैं, जो अंडे जो ठंडे खून वाले होते हैं। तो भाई जैसे आप एक्सेप्शन आप ले लीजिए, आप बाद में ले लीजिएगा। कौन भाई? कुछ मत्स्य वर्ग, कुछ आपका मत्स्य वर्ग और कुछ रेप्टाइल्स और कुछ एप्स। ठीक है, एप्स। तो ये तीनों वर्ग पे कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो ये सभी करीब ये जितना देख रहे हैं मत्स्य वर्ग, रेप्टाइल्स वर्ग और एप्स, ये कोल्ड ब्लडेड है। क्या है? कोल्ड ब्लडेड ये खून है। इसका शरीर में क्या है? ठंडा खून पाया जाता है। ठीक है, ये आपका ये याद रखिएगा, ये तीनों वर्ग मत्स्य वर्ग, रेप्टाइल्स वर्ग और एप्स वर्ग, ये तीनों वर्ग में जो भी जंतु पाए जाते हैं वो उसका खून जो होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, चलिए अब एप्स मेमेलिया, ये गर्म खून के प्राणी होते हैं। एप्स में भी आपका देखिए, यहाँ पर भी एप्स है और यहाँ पर भी एप्स है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एप्स, यहाँ पर आपका मत्स्य वर्ग हो गया, रेप्टाइल्स हो गया और आपका सरीसृप हो गया और एम्फीबिया भी हो गया। एम्फीबिया। तो यहाँ देखिए मत्स्य वर्ग, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया, ये तीन में कोल्ड ब्लडेड रहेगा। एप्स यहाँ पर नहीं है, सॉरी मैं वहाँ गलती बोल दिया था। तो यहाँ पर क्या है? एप्स और मेमेलिया, ये आपका मेमेलिया, ये दोनों में क्या रहता है? ये दोनों में आपका वार्म ब्लडेड है। ये क्या है? वार्म ब्लडेड है। और ये तीनों जो है आपका कोल्ड ब्लडेड जंतु है। कैसा है? तो कोल्ड ब्लडेड जंतु है। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए ओविपेरस और विविपेरस में क्या अंतर है। तो ओविपेरस और विविपेरस में आप इतने समझ लीजिए कि कुछ ऐसे जंतु जो डायरेक्ट आपका अंडा देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप ओविपेरस कहते हैं। विविपेरस का मतलब होगा जो जंतु बच्चा पैदा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो विविपेरस कहते हैं। ठीक है भाई, तो करीब हम लोग समझ ही गए हैं। ठीक है, आपका ओविपेरस और विविपेरस भी हम लोग देख ही लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आ गया भाई, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है, तो थोड़ा सा क्या करना है, इसको देख लेना है। अब भाई मेमेलिया वर्ग जो है, मेमेलिया वर्ग तो हम लोग देख लिया, लेकिन मेमेलिया वर्ग में क्या किया? उपवर्ग में इसको बांटा गया। मेमेलिया वर्ग जो था आपका में
मेलिया। मेमेलिया वर्ग जो था इसमें कुछ ऐसे जंतु थे जो उसका कैरेक्टर कुछ भिन्न था। तो भाई इसको क्या किया भाई, तो इसको भी क्या किया, 3 उपवर्ग में बांट दिया, 3 सब क्लास में बांट दिया इसको, सब क्लास। ठीक है, अब ये 3 सब क्लास में कौन कौन है, तो पहला है आपका प्रोटोथीरिया। क्या है भाई, प्रोटोथीरिया, प्रोटो आपका थीरिया। ठीक है, दूसरा है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, मेटा ऐसा लिख दो, मेटाथीरिया। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया यूथीरिया, यूथीरिया। तो भाई कुछ ऐसे मेमेलिए प्राणी थे जो क्या था कि उसका कैरेक्टर क्या था, कुछ भिन्न भिन्न रहने के कारण ये 3 भाग में इसको क्या किया, बांट दिया गया। अब देखिए प्रोटोथीरिया क्या है, ये स्तनधारी बच्चों के स्थान पर ये अंडा देता है। ये बच्चा नहीं देकर के अंडा देता है, क्या देता है, अंडा। तो इसीलिए इसको क्या किया, इसको अलग कर दिया प्रोटोथीरिया। जैसे आप लिख लीजिए एकिडना, एकिडना। ठीक है, एकिडना हो गया, आपका प्लेटिप्स हो गया, प्लेटिप्स। ये क्या है, ये अंडा देता है, ये डायरेक्ट बच्चा नहीं देता है, ये अंडा देता है, जिसके कारण ये क्या गया, प्रोटोथीरिया में रखा गया। अब उसी प्रकार मेटाथीरिया लीजिए, मेटाथीरिया यह जंतु पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते। ये क्या होता है, ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म नहीं देता। अब ये होता है, ये पूर्ण विकसित इसका बच्चा नहीं होगा, पूर्ण विकसित बच्चा नहीं देता है, बच्चा नहीं देता। और ये क्या रहता है, इसका बच्चा पूर्ण विकसित रहता है। जैसे आप ले लीजिए कंगारू, क्या ले, ये क्या करता है, मार्सुपियल, ये क्या करता है, अपने बच्चे को ये अविकसित रूप में जन्म दे देता है, और ये फिर बच्चे को क्या करता है, ये बच्चे को मार्सुपियल, 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 मार्सुपियल एक थैली होता है। क्या होता है, मार्सुपियल एक थैली होता है, उसी में ये अपने बच्चों को क्या करता है, जब तक विकसित नहीं होता है, जब तक उसी में ये रखता है। जन्म तो दे दिया पर उसको विकास कहाँ होता है, मार्सुपियल थैली में होता है। जैसे आप देख लीजिए कंगारू, क्या है, कंगारू। कंगारू क्या होता है, बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को जन्म जैसे दे दिया, वो कहाँ रख दिया, मार्सुपियल थैली होता है, उसी में क्या करता है, रखता है। और आपका यूथीरिया, यूथीरिया ऐसे जंतु को इसमें रखा गया है जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है। जैसे आप आदमी ले लीजिए, और गाय भैंस ले लीजिए, घोड़ा वगैरह ले लीजिए, तो ये क्या होगा, ये पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देगा, पूर्ण विकसित। ठीक है, पूर्ण विकसित बच्चा को ये क्या करता है, जन्म देता है। तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ अपूर्ण विकसित बच्चा है, और यहाँ क्या है, पूर्ण विकसित बच्चा है। तो इसमें क्या करता है, ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म दिया, तो वो सभी जंतु को किसमें रखा भाई, तो यूथीरिया में रखा। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए, मानव ले लीजिए, चूहा ले लीजिए, खरगोश ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, बाघ ले लीजिए, गाय भैंस इत्यादि क्या है, सभी आपको इसमें मिल जाएगा। अब थोड़ा सा आपका जो ये आप थोड़ा वीडियो तो लंबा बना है, लेकिन सुनने के बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखिए ब्लू व्हेल, आपका ब्लू व्हेल एक मछली है, ब्लू व्हेल। ठीक है, ये समुद्र में पाया जाता है, ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। ये क्या है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी अगर कोई जंतु है तो ब्लू व्हेल के विषय में जानिएगा, बराबर पूछा जाता है। अब आ जाइए स्मॉल माउस, स्मॉल माउस जिसको आप लोग कहते हैं छुछुंदर। ये दुनिया का सबसे छोटा स्तनधारी है। दुनिया का अगर सबसे छोटा स्तनधारी जीव अगर है तो क्या है, आपका स्मॉल माउस, जिसको हम लोग श्रू कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, श्रू, SHREW। श्रू मतलब होता है छुछुंदर। तो छुछुंदर क्या है, दुनिया का सबसे छोटा स्तनधारी अगर जीव है तो वह है स्मॉल माउस। ठीक है, अब आ जाइए चमगादड़, चमगादड़ जो है यह भी स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी है। यह भी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है। चमगादड़ क्या होता है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, और यह उड़ने वाला स्तनधारी है, याद रखिएगा।
अगर कोई उड़ने वाला स्तनधारी पूछेगा तो चमगादड़ का नाम लीजिएगा। नोट याद रखिएगा, जेलीफिश, जेलीफिश, आपका डेविल फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, क्राई फिश, सेल फिश और कैटल फिश, रेजर फिश, इनमें कौन मछली अगर पूछेगा तो ये जवाब दीजिएगा कि इसमें कोई मछली नहीं है। क्या है? कोई मछली नहीं है। ये बराबर पूछता है, इस सवाल को याद रखिएगा। कौन कौन भाई? तो जेली फिश, उसके बाद डेविल फिश, उसके बाद सिल्वर फिश, उसके बाद स्टार फिश, क्राई फिश, सेल फिश, कैटल फिश, रेजर फिश, इनमें कोई कौन सा मछली अगर पूछ देगा तो भाई ये मछली कोई नहीं है, कोई मछली नहीं है। भाई इसी शब्दों के साथ क्या है, आपका क्लास को मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा बना है। तो भाई इसको खाली सुनिएगा तो मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसी शब्दों के साथ आज का मैं क्लास समाप्त करता हूं। फिर अगली क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।